प्रतिनिधिगण हैं, त्याग बंधु जो यहाँ पधारे हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं, सबको धन्यवाद देते हैं। आज निश्चित रूप से कि हम सभी का सौभाग्य है सार्वदेशिक सभा का शताब्दी का जो समारोह है हम मना रहे हैं। अंतरंग सभा जो व्यवस्था है वो की गई है। आप लोग यहाँ पर जो और लोग भी उपस्थित हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं, मगर जो व्यवस्था है वो व्यवस्था के अनुसार आपको थोड़ा कष्ट होगा, तो आप इसके लिए क्षमा करेंगे। अब मैं मंत्री जी से आग्रह करूँगा
कि मंथन सभा की कार्रवाई प्रारंभ करें। अध्यक्ष महोदय, समस्त सन्यासीवृंद, सार्वजनिक सभा के पदाधिकारीगण, विभिन्न समाजों और प्रांतों से आए थे आयोजन प्रतिकोषों, यह अंतरंग सभा की बैठक है, किंतु आप सभी इसमें बैठे हैं, आप सभी का स्वागत है। विगत अंतरंग सभा की बैठक की पुष्टि का हेतु में इसका वाचन कर रहा हूँ। इसके पूर्व इस अंतराल में हमारे निकट के आर्यजन, कुछ आर्यजनों का देहांत भी हुआ है। ऐसी सूची अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई। आप में से यदि जो आर्य समाज से संबंधित हैं, परिवार के हैं, यदि वो सूची उपलब्ध करा दें या नाम दे दें तो उन्हें हम यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। यदि ऐसे कोई नाम है तो आप कृपया बताएं। माननीय हमारे सभा प्रधान जी के भाई वेद जी आर्य, आचार्य प्रवीण जी, उमा देवी ओम प्रकाश खन्ना, श्रीमती कैलाश परमार, मनीष, श्री ओम प्रकाश जी आर्य, श्री मनीषाबेन परमार और केशव ज्योति वर्मा, जयदेव जी, इन सभी के लिए हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे शांति प्रदान करें। 2 मिनट का मौन। संख्या 1 सार्वजनिक आर्य प्रतिनिधि सभा का शताब्दी समारोह 29 और 30 अगस्त को मनाया जाना है। उस समय में चर्चा की गई। श्री धर्मपाल जी आर्य ने सुझाया कि यह कार्यक्रम रामलीला मैदान में आयोजित किया जाना चाहिए तथा अन्य वह स्थान उपलब्ध न हो तो अफजल खां पार्क और रोहान अन्नाबाई पार्क पर किया जाए। अध्यक्ष आनंद जी आर्य को अधिकृत किया कि वे इस संदर्भ में समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा करें। निश्चित संख्या सम्मेलन की आर्थिक व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्य और समस्त खर्चों के लिए संयुक्त राशि प्रदान करने का आग्रह किया गया ताकि सम्मेलन में होने वाले व्यय की पूर्ति हो सके। इस हेतु प्रत्येक, क्योंकि सभा के पास कोई अपना कोष नहीं है, यदि सभा की ओर से 50,000, छत्तीसगढ़ सभा की ओर से 1 लाख का निवेदन किया गया था, बिहार सभा की ओर से 25,000, झारखंड 11,000, कर्नाटक सभा 11,000। इसमें कुछ हमारे सदस्य महानुभाव जो अन्य प्रांतीय सभाओं थे वे उपस्थित नहीं थे। इस कारण से गुजरात में हमारे माननीय से सुरेश जी नहीं थे, तो इस कारण से इनकी घोषणा नहीं हुई थी। और ये बात निश्चित है कि इतना बड़ा कार्यक्रम है और सभा का कोष की स्थिति आप सबसे छिपी हुई नहीं। सभा के पास कोई कोष नहीं है, किंतु किसी भी प्रकार से ये सबके सहयोग से, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के विशेष सहयोग से ये सब गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं, निरंतर व्यय हो रहे हैं और बीच बीच में जब भी आवश्यकता होती है इस प्रकार के कार्यक्रमों की व्यवस्था सबके सहयोग से होती है। तो मेरा एक आग्रह है कि जिन लोगों ने घोषणाएं की थी वे अपनी इस राशि का यहाँ प्रदान करें और उस समय जो नहीं थे उनके समक्ष पुनः आग्रह एक निवेदन कर रहा हूँ कि वे भी यथायोग्य अपना इसमें सहयोग प्रदान करें। दिनांक 5 जुलाई को जो बैठक रखी थी
इस बैठक में मुख्य रूप से इस पर ही आज के कार्यक्रम की जो आयोजन है इसके ऊपर चर्चा होनी थी। साथ ही छह जुलाई को भी आचार्य बलदेव जी के नेतृत्व में जंतर मंतर पर गौ रक्षा के समर्थन में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था और उस कार्यक्रम में भी प्रांत से अनेक लोगों को आमंत्रित किया था और इस सभा की बैठक एक दिन पूर्व इसीलिए रखी थी कि जितने यहाँ पर सदस्य आएंगे वो भी इस पर सम्मिलित होंगे। वह बहुत ही अच्छा प्रभावी कार्यक्रम हुआ था और उसी अवसर पर क्योंकि उस समय इन दिल्ली न्यायालय के द्वारा समलैंगिकता के ऊपर एक प्रस्ताव पारित किया था और उसमें अपने को आर्य कहने वाले अग्निवेश जी ने भी पूरा समर्थन दिया था। तो इस संदर्भ में उसकी भी वहाँ भर्त्सना हुई थी और राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया और इस प्रकार से विशेष करके वो धरने के लिए ही एक दिन पूर्व यह कार्यक्रम मीटिंग आयोजित की गई थी और आज के इस कार्यक्रम की उसमें रूपरेखा विशेष रूप से चर्चित थी। इसके पश्चात एक और विपरीत परिस्थितियों में भी किस प्रकार से हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर जागरूक हैं और बढ़ते जा रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र जी ने एक सूचना दी थी हरियाणा सरकार के द्वारा संस्कृत को उच्च शिक्षा जो 10वीं 11वीं की बोर्ड परीक्षा है उसमें उसको ऐच्छिक विषय घोषित कर दिया था, जबकि इसके पूर्व वह आवश्यक विषय था, कंपलसरी सब्जेक्ट था। किंतु उसके पीछे आचार्य बलदेव जी के नेतृत्व में हरियाणा के समस्त आर्यों ने हटा दिया था, उसको हटा दिया था। पर उसके पहले वो कंपलसरी सब्जेक्ट रहा होगा कभी, इसलिए हटाया जी। तो उसको एक ऑप्शनल अर्थात एक दृष्टि से ये संस्कृत की गरिमा को कम कर दिया था, लेकिन आर्य समाज की जागरूकता और आचार्य बलदेव जी के कुशल नेतृत्व में उसके खिलाफ एक आंदोलन किया गया और ये प्रसन्नता की बात है कि उस आंदोलन के सामने सरकार को अपनी उस बात को वापस लेना पड़ा और यह एक हारियों का एक अच्छी एक जीत है, अपनी संस्कृति बचाने की ओर एक अच्छा कदम है। इस हेतु समस्त आर्यजनों की ओर से हरियाणा के समस्त हमारे आर्य भाई और आचार्य बलदेव जी को बहुत बहुत सबने साधुवाद ज्ञापित किया था। हम सब पुनः ज्ञापित करते हैं। इसके साथ व्यवस्थित रहता है तो उससे हमें आगे के लिए कुछ मार्गदर्शन भी मिलता है, कुछ कमियां हैं उनको हम दूर करते हैं, इसलिए इतिहास होना बहुत आवश्यक है। तो उस इतिहास के लिए लिखने के लिए हमारे माननीय सभा प्रधान कैप्टन देवरत्न जी आज भाई विनय जी की बातचीत हुई और उसके अनुसार ये निश्चित किया गया कि प्रस्ताव रखा कि सन 75 के पश्चात का इतिहास पूर्ण रूप से लिखा जाए और इसके लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास में इस प्रकार के विद्वान और इतिहास के जानकार अभी उपलब्ध हैं कि जो इसमें पारंगत हैं और निश्चित रूप से उनके माध्यम से ये इतिहास जो लिखा जाएगा ये आर्य समाज के लिए एक धरोहर होगा और उसके लिए माननीय डॉक्टर भवानीलाल जी भारती, डॉक्टर सुरेंद्र जी जो हरियाणा से हैं, आप सभी परिचित हैं, डॉक्टर कुशल देव जी और डॉक्टर जोरक जी, इन लोगों के इन 4 विद्वानों के आप सभी इनसे परिचित हैं। इनसे निवेदन किया गया और इन्होंने इस निवेदन को स्वीकार किया। इसमें ठीक है, इसमें कोई पास किया जाए। इतिहास 100 वर्ष के जो उपलब्धियां हैं, 100 वर्ष के जो हमारा जो प्रयास है, उस प्रयास को हम समझें। निश्चित रूप से काम करने में जितना आगे बढ़ते जाते हैं उसमें कुछ न कुछ हमें, यदि हमारी कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, किन्हीं कारणों से कुछ प्रयास अनदेखे रह गए हैं, तो हम सबको उस पर बैठकर विचार करना है। और जैसा कि दुर्भाग्यवश इस समय कुछ लोगों ने संगठन को दुविधा में डाल रखा है, संगठन के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। हमारे
मिशन के कार्य में वे अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, किंतु उसके उपरांत भी महर्षि के उस मिशन को आगे बढ़ाने वालों की भी कमी नहीं है। ये इतिहास जब लिखेंगे तो इन परिस्थितियों में जो कार्य कई वर्षों से नहीं हुए थे, कुछ प्रांतों ने उससे कई गुना ज्यादा कार्य करके दिखाया। ये आपको पढ़ने में, देखने में, सुनने में आएगा। ये हमारा आर्यों का एक इतिहास है। विपरीत परिस्थितियों में काम करके दिखाया तभी तो कुछ काम होता है। ये केवल 3/5 आसफ वाले रोड के लिए हम विवाद के लिए रुके नहीं, अपितु हम निरंतर अबाध गति से अपने योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने सीमित साधनों के अनुसार उस ओर बढ़ते रहे। और आगे भी जिस प्रकार से, मैं ये तो नहीं कहता कि पहले कुछ कार्य नहीं हुए, लेकिन प्रत्येक कार्य को करने के साथ साथ में कुछ नए विचार, कुछ नई योजनाएं हमारे मस्तिष्क में आती हैं और उनको हम प्रारंभ करते हैं तो उसमें हमें सफलता भी मिलती है। इसी प्रकार से आज एक महत्वपूर्ण बैठक में आप और हम सब बैठे हुए हैं। इसमें अनेक बातें ऐसी हैं कि जिन्हें हमें आगे करना है। एक लक्ष्य लेकर हम सब आर्य समाज के कार्य को आगे करना चाहते हैं। अभी तक कई बार ये सुनने में आया कि छोटी सभाएं, छोटी समाज क्या करें, हमें ऊपर से कोई निर्देश नहीं, और इस कारण से कार्य तो हो रहा है, लेकिन ये कार्य हो रहा है व्यक्तिगत या कुछ लोगों की अपनी व्यक्तिगत कार्य क्षमता के कारण। संगठन पूरा उस कार्य को लगकर नहीं कर रहा है। ये कुछ लोगों की या कुछ लोगों के साथ में रहने वाले कुछ उनके सहयोगों की उपलब्धियां हैं कि जो आज अनेक कार्य हो रहे हैं। इसके कई उदाहरण आप देख सकते हैं। किंतु ये बात सही है कि इस प्रकार की बहुत दिनों से ऐसी कोई योजना नहीं बनी थी कि सार्वजनिक सभा के माध्यम से कोई योजना बने, कोई लक्ष्य बने और प्रांतीय सभाएं और समाज उसको माने और सार्वजनिक सभा और प्रांतीय समाज अपनी छोटी से छोटी इकाई से के माध्यम से उस कार्य को पूरा करे। तो इसमें प्रयास करके कुछ बातों पर हमने विचार किया है। आपके सामने, आपके समक्ष विचारों को रखना चाहते हैं और ये विचार निश्चित रूप से एक नूतन संदेश प्रत्येक आर्य के जीवन में देगा, एक नई चेतना को प्रभावित करेगा। और केवल ये भाषण के लिए या केवल बताने के लिए नहीं, अपितु इस पर बड़ी गंभीरता से चर्चा की है और एक समिति और ऐसे लोगों का एक गठन कर रहे हैं कि जो निरंतर अलग अलग प्रांतों के माध्यम से इसके अलग अलग प्रकल्प को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध रहेंगे और ये कार्य निश्चित होगा। मैं संक्षेप में केवल, क्योंकि इन्हीं बातों पर चर्चा हमें विस्तृत रूप से साधारण सभा में भी करनी है, तो मैं संक्षेप में केवल इन बातों को यहाँ पर आपके समक्ष रख रहा हूँ। बाद में चलो कुछ बातें हैं मैं आपके समक्ष, और इसके अतिरिक्त भी आप लोगों के जो सुझाव होंगे वो इसमें हम बैठ के इसको सम्मिलित करेंगे। प्रस्ताव सबसे पहला तो यह है कि वर्तमान में सार्वजनिक सभा के जो विवाद चल रहे हैं, इससे संगठन को क्षति हो रही है, कार्य क्षमता पर भी असर पड़ रहा है। समस्त आर्य जगत इस विवाद के कारण दुविधा में है और दुखी है। अनेक बार इस प्रकार के विवादों को निपटाने का प्रयास किया गया और आपस में बैठकर आपसी चर्चा के माध्यम से इन विवादों को समाप्त करने की कोशिश की गई। कई बार इस प्रकार की बैठकें हुई, किंतु सब व्यर्थ हुई, क्योंकि जितनी बार भी चर्चा हुई वो चर्चा संगठन को महत्व न देते हुए व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए करने का प्रयास किया, जिसमें आर्य समाज के सिद्धांतों की उपेक्षा होती थी। इसलिए बहुत प्रयास कर इसका एक स्थायी निराकरण सोचा गया। तदनुसार न्यायालय द्वारा निष्पक्ष निर्वाचन ही एकमात्र इसका हल है। इसलिए यह सभा न्यायालयीय प्रक्रिया में विश्वास व्यक्त करती है और निर्वाचन न्यायालय के माध्यम से करवाने को इस सभा के हित में वह स्थायी व श्रेष्ठ उपाय मानती है।
ये बात आप सब लोग जानते हैं कि बहुत प्रयास हुए, बड़ी जोर शोर से इसकी चर्चा हुई भी कि हम समझौता करने को तैयार हैं, हम समझौता करने को तैयार हैं, लेकिन समय काफी लग जाएगा, एक बात वहां करेंगे। लेकिन जितनी बार भी चर्चा हुई, इसमें से अनेक लोग साक्षी के रूप में बैठे हुए हैं, उन्होंने समझौता के लिए केवल एक ही बात रखी कि तीनों मिलकर आपस में बराबर शेयर कर लें। और जब बंबई में चर्चा हुई तो हमारे भाई विनोद जी ने एक प्रश्न किया स्वामी अग्निवेश से कि फिर तो आपके सभा में जो आप नाम देंगे तो इसमें मुसलमान और ईसाई भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ईसाई और मुसलमान भी हमारी तरफ से आपके इसमें आ सकते हैं, यानी सार्वत्रिक सभा में। इस प्रकार से उसका एक सारे नियम उपनियम और सिद्धांतों की उपेक्षा करके इस प्रकार से एक समझौते की चर्चा की और पूरे देश में एक बात फैला दी कि हम समझौता करने को तैयार नहीं है, हम हमेशा समझौता करने को तैयार थे, किंतु सिद्धांतों से समझौता करके व्यक्तिगत स्वार्थों को आगे रख के कभी करने का हमने नहीं सोचा। इसलिए एक प्रस्ताव है हमारा कि ये जो समझौता का बात है, जो निर्वाचन की जो व्यवस्था है कि आप कौन कौन सी आपकी सभाएं हैं उसकी सूची प्रस्तुत करिए। तो तीनों पक्षों ने सूची प्रस्तुत करी, तो उसमें केवल 7 सभाओं को छोड़कर बाकी सभी सभाओं में किसी प्रांत से 2 और किसी प्रांत से 3 सूची प्रस्तुत हो गई, जबकि नियमानुसार एक प्रांत से केवल एक ही सभा हो सकती है। जजेस ने कहा कि भाई ठीक है, इस संबंध में आप अपने अपने दस्तावेज प्रस्तुत करो, साक्ष्य प्रस्तुत करो, हम इस बात का निर्णय करेंगे कि 3 आपने जो एक प्रांत से सभा दी हैं, इसमें एक सही है और 2 इसमें से गलत है, तो उसका निर्णय हम करेंगे और उसके पश्चात उस सभा के प्रतिनिधियों को ही चुनाव में भाग लेने देंगे। ये प्रक्रिया चालू हुई। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख ये दोनों मिलकर बढ़ाते हैं। अंत में फिर इन्होंने सोचा कि अपने हम इकट्ठे यदि दोनों हो जाए तो शायद इनके साथ में कुछ वो हो सकता है। तो अग्निवेश जी और विमल गोदाम, मिठाई लाल सिंह जी दोनों मिल गए। दोनों मिलने के बाद में इन्होंने फिर एक नया नाटक चालू किया कि हमने सुमेधानंद जी को बना दिया है। सुमेधानंद जी ने प्रयास किया कि भाई आप भी आपके 2 आदमी भेज दो तो अपन तीनों मिलकर चलें। हमने कहा हम तो न्यायालय के माध्यम से करना चाहते हैं, सिद्धांतों को छोड़कर हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। इसके पश्चात जब तारीख लगी, तीनों की ने पेश कर दी। अब 6 माह का समय दिया था कि 6 माह में चुनाव करवा लेना है, लेकिन वो तिथि 6 माह से ऊपर हो गई। इन्होंने आपत्ति दी कि अब तो आपको 6 माह का अधिकार था, आप चुनाव करवा ही नहीं सकते। न्यायाधीश जो थे उन्होंने कहा ठीक बात है। वापिस हम न्यायालय में हमने कहा निवेदन किया कि साहब ये 6 माह में इनके कारण से तारीखें बढ़ी, न्याय से गलत है। तो वो टाइम पूरा हो चुका था, इसलिए उन्होंने टाइम का बहाना दिया। फिर दूसरी बार तारीख लगी तो उन्होंने कहा कि हम दोनों एक हो गए हैं, एक नई सूची प्रस्तुत करना चाहते हैं। और जब ये 22 तारीख लगी तो आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते, जो एक पतन की जो पराकाष्ठा है, जो एक चालाकी और धूर्तता की पराकाष्ठा है, उसका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए रामफल वंशज जाति का कि इसमें एक जस्टिस महाजन साहब और आप हमारे विनेश जी जो हमारे अपने सीनियर खड़े हो गए थे, बोला कहा कि आप दोनों के बड़े अच्छे संबंध हैं, आप दोनों के संबंध होने के कारण आप न्याय नहीं कर पाएंगे, हमें आप पर विश्वास नहीं है, ये आक्षेप लगा। उन्होंने कहा कुछ कारण वाला नहीं, कुछ नहीं, हमें तो हम आपसे न्याय नहीं मिलेगा ऐसा हमें विश्वास है और हम आपके सामने नहीं चला रहे। ये किसी भी प्रकार से उसको टालने की हो एक फिर उन्होंने हरकत की। जजेस ने उसके लिए तारीख दी कि ठीक है 12 तारीख, लेकिन फिर तीनों जज इससे नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि एक हमारे ब्रदर की इस प्रकार से अवमानना होती है तो उसको हम सहन नहीं करेंगे। तीनों जजों ने कहा कि हम इस प्रकार को नहीं सुनेंगे। उसके पश्चात फिर एक एप्लीकेशन प्रस्तुत की गई अपनी तरफ से और उस एप्लीकेशन की सुनवाई कल की। उसमें निवेदन किया गया था कि ये तो शुरू से ही इस प्रक्रिया को किसी प्रकार से टालने का प्रयास कर रहे हैं और ये जानबूझकर उन्होंने बिना किसी कारण के इस प्रकार का एक गलत वेग एलिगेशन, एक गलत लांछन लगाया है। तो उसने लेकर क्या आदेश दिया, उन्होंने क्यों आप पे एलिगेशन लगाया, क्यों आप पर आरोप लगाया, सुनना तो पड़े। तो फिर 10 सितंबर तारीख लगी हुई है और इस प्रकार से न्यायालय प्रक्रिया जो दूर तक
दूध और पानी का पालन करना चाहती है, उससे बचने के लिए जितने उनके पास बहाने हैं, जितने उनके पास में गलत वो हो सकता है आपसे वो सब लगा कर भी वो उससे बच रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है कि न्यायालय के माध्यम से निर्वाचन हो जाते हैं तो जो सही सभा है, जो सही समाजों से जुड़े हुए प्रतिनिधि प्रांतीय सभाओं में गए, केवल उनके माध्यम से ही चुनाव होंगे। 5-5 रुपए लेकर जो बोगस हजारों प्रतिनिधि बनाकर गलत समाजें और सभाएं खड़ी करती हैं, उनको चुनाव में पात्रता नहीं देगी। इस कारण से घबरा कर इस प्रकार की प्रक्रिया अपना रहे हैं। आज सरकार के पास चली गई है और इसको देने वाले अपने आप को उसका प्रयास किया जा रहा है और उसको जिन लोगों का जो अभी इसका संचालन कर रहा है वो इसको एक अच्छी उपलब्धि बता रहा है। उसको दिल्ली और हरियाणा सभा ने उसको प्रयास करके रोका हुआ है। तो ये एक चिंता का विषय, यदि इस पर इस प्रकार ध्यान नहीं दिया, इसको केवल हमने यही मान लिया कि भाई पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का ही मैटर है, तो ये इस पर काम नहीं बनेगा। समस्त आर्य जगत को इसके प्रति सचेत होना पड़ेगा और इसके खिलाफ दिल्ली और ये तीनों सभाएं जो काम करती है पूरे देश के सभी समाजों के साथ में खड़े होकर यदि संघर्ष की आवश्यकता पड़ेगी तो हमको संघर्ष के लिए सहयोगी होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है इस प्रस्ताव को हम स्वीकार करें। लेने का मतलब वो प्रक्रिया चालू हो गई, लेकिन अभी दिया नहीं, उसमें दिल्ली और हरियाणा के प्रयास से उसको रोक दिया। आधा में उसको पर्यटन विभाग उसमें लेके उसको करवाना चाहते हैं। एक मिनट विनय जी जरा बताएं। हमारे पंजाब के अधिकारियों ने ये विचार किया कि इसको पुरातत्व विभाग को दे दिया जाए और पुरातत्व विभाग को एप्लीकेशन खुद कही कि आप ये जगह हमारे से ले लें। हम अपनी स्मृति शिलों को लोगों से ले लेकर के आ रहे हैं कि हमारा स्मृति स्थल है, हमें दें। यहाँ स्वामी जी ने सत्याग्रह प्रकाश की थी, हमें दें। यहाँ शास्त्रार्थ हुआ था, हमें दें, हम संभालेंगे। और ये इतना बड़ा पुण्य भूमि हमने लिखा पत्र, पंजाब सभा ने लिखा, स्वतंत्र कुमार ने पत्र लिखा। ये सच्चाई है, यहाँ पे कोई बिल्कुल भी गलत शब्द भी नहीं बोले जा रहे हैं। मैंने जो बिना आधार के नहीं बोल रहा हूँ। पहला पत्र हमारी ओर से भेजा गया कि हम चाहते हैं कि भूमि को आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ले ले और सुरक्षित करे, यानी कि हमारा पूरा आर्य समाज और अरबों संपत्ति वाला भर गया, इसको संभालने की स्थिति में नहीं रहा। इसका ये सरकार की नजरों में तो ये स्थिति आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए देने के लिए हमने भी पत्राचार करके हरियाणा सभा, दिल्ली सभा की ओर से पूर्ण रूप से ये संपत्ति अकेले पंजाब की नहीं है, दिल्ली हरियाणा की इसमें सम्मिलित है, इसलिए उनको कोई अधिकार ही नहीं है ये कहते हुए फिलहाल उसके ऊपर रोके। पूरी तरह से प्रक्रिया वो पूर्ण नहीं हो सकती, लेकिन इसके लिए आर्य जगत के लिए प्रस्ताव है हमारी ओर से कि पूरा संपूर्ण आर्य जगत इस प्रक्रिया का पूर्ण रूप से विरोध करता है। ये आज का प्रस्ताव है, आप स्वीकार करें इसको। हाथ लगाकर हमने कहना कर कि हम आर्य समाजी हैं और ऐसे लोग भी उस पर कटाक्ष करते हैं, उसमें परिवर्तन की बात करते हैं, उस पर उंगली उठाते हैं और इतना बड़ा कांड हुआ, उसके लिए प्रयास भी हुआ और वो बात दब भी गई। किंतु अभी केवल सिखों का उनके गुरु जैसी किसी ने एक वस्त्र पहन लिए थे तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। हजरत मोहम्मद के बाल इधर के उधर हो गए थे, पता नहीं किसके थे, लेकिन मालूम उनकी मान्यता है कि हजरत मोहम्मद के हैं, तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया था। और हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जो हमारे आधार हैं, जिनको हम आदर्श मानते हैं, उनके इस ग्रंथ में यदि कोई छेड़छाड़ करता है तो हम चुपचाप बैठे रहते हैं। ये हमारी जागरूकता का प्रमाण नहीं है। इसलिए एक इस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए कि यदि इसमें किसी भी प्रकार की कोई छाड़ी करने की कोई हिम्मत ना करे, ऐसा इसमें एक प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं। स्वीकृति आप लोगों। तीसरा है आर्य समाज की संपत्ति। आर्य समाज की संपत्ति का लेखा जोखा किसी एक स्थान पर आज तक नहीं। इतना ही नहीं, बहुत समय तक आर्य समाज की संपत्ति वीरान पड़ी रही, उसके ऊपर लोगों ने कब्जा कर लिया और जब हमें मालूम पड़ा कि ये संपत्ति तो आर्य समाज की थी
लेकिन हमारे पास में फिर उसका कोई प्रमाण नहीं था। इसलिए 1000, 2000, लाख, 2 लाख की नहीं, करोड़ों अरबों की संपत्ति आज ऐसी है जो हमारी है, लेकिन हमारे अधिकार में नहीं है। इसका एकमात्र कारण था कि इन संपत्तियों का हमारे पास में कोई व्यवस्थित लेखा जोखा नहीं था। इसलिए किसी भी समाज की, एक छोटे से छोटे समाज की यदि छोटी सी जमीन भी है, छोटा सा भवन है, उस संपत्ति का लेखा वहां की प्रांतीय सभा के पास में होना चाहिए और प्रांतीय सभा के माध्यम से ये पूरा लेखा सार्वजनिक सभा के पास होना चाहिए। इस प्रकार की ये एक व्यवस्था प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। मैं सोचता हूं कि हमारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक है आप लोगों का इसमें समर्थन हो। समाज में केवल पुरुष वर्ग और वो भी एक आयु के ऊपर के लोगों की अधिकता देखी जाती है। नवयुवक नहीं आ रहे हैं, महिलाएं नहीं जुड़ रही हैं, बालक नहीं जुड़ रहे हैं। आर्य समाज के सत्संगों की उपस्थिति निरंतर घटती जा रही है। उसका परिणाम कुछ स्थान पर ऐसा हो रहा है कि भवन तो बहुत बड़े बड़े बने हैं, लेकिन उन भवन की सुरक्षा भी हो पाएगी, उसके आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा। इसलिए कुछ सुझाव इस संबंध में है कि जो बालक हैं, बालकों पर परिवार के बड़ों का प्रभाव पड़ता है। आज मैं इसको अनुभव करता हूँ, कई स्थानों पर देखा कि हम लिखते तो आर्य हैं, पर 4 बार आर्य लिख दे नाम के आगे पीछे, यदि चरित्र में नहीं है तो लिखने ये पूरा कागज ही है। हम अनेक लोग ऐसे जिनके पास में कईयों के पास संध्या, प्रार्थना और स्वाध्याय यज्ञ, इनसे हमारा संबंध टूट गया है। जब आपके संबंध टूट गए हैं तो फिर बच्चों पर आपका प्रभाव क्यों पड़ेगा? तो इसलिए निवेदन करना चाहता हूं मैं कि हम महर्षि ने इसको एक बहुत महत्व दिया है और समझना भी चाहिए कि जो भाई नियम से इस प्रकार का नहीं करते हैं, संध्या, यज्ञ, हवन आदि स्वाध्याय, तो वो प्रारंभ करें, निश्चित रूप से इसका प्रभाव घर पर पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर आज भी हम जातिगत व्यवस्था में ही बंधे हुए हैं और हमारे यहाँ पर जो विवाह संस्कार होते हैं, उन विवाह संस्कारों में यदि ये ध्यान दिया जाए कि दोनों परिवार आर्य हैं, ये मैं नहीं कहता कि यदि कोई क्षत्रिय आर्य है और दूसरा क्षत्रिय आर्य है तो वहां पर विरोध, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन ऐसा प्रयास तो करो कि दोनों परिवार आर्य हो। होता है कि या तो पिता आर्य है, माता के संस्कार कुछ दूसरे हैं तो संतान ठीक नहीं है, और माता को दूसरे, पिता दूसरे हैं तो संस्कार ठीक नहीं होने से बच्चे ठीक नहीं हो पाते। तो इस प्रकार का प्रयास होना चाहिए कि ये विवाह संस्कार जो हो वो दोनों आर्य परिवारों के बीच में होंगे तो निश्चित रूप से जो संतान होगी वो भी आर्य ही होगी। 1947 में जितने आर्य परिवार थे, यदि उनका परिवार आर्य बनता रहता तो इस मुसलमान और ईसाइयों को छोड़कर जितने भी संप्रदाय हैं उन सब में अधिक संख्या केवल आर्यों की आज होती, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं दिया गया। तो यह भी एक इसमें प्रस्ताव है कि हमें इस प्रकार के कार्य भी करें ताकि इसमें हम अपना परिवार और अपने आर्यों की संख्या भी बढ़े। सत्संगों को भी हम बढ़ाने की, इसमें रुचिकर करने की कुछ बातें हैं, इन पर हम विचार करेंगे। तीसरा है इसमें आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए आज सब जगह एक समस्या हो रही है। लोग पैसा खर्च करना चाह रहे हैं, लेकिन समाज मंदिरों में पुरोहित नहीं है, प्रचारक नहीं है, संस्कार करवाने वाले नहीं है, और मजबूरी में कभी कभी फिर संस्कार वो लोग करते हैं जिनको फॉलो करनी, जो शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते, संस्कारों की व्यवस्थित प्रक्रिया उनको नहीं आती है, और जब देखने वाले देखते हैं तो हंसी के पात्र होते हैं और वहाँ संस्कारों का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बहुत बड़ी कमी है। सार्वजनिक सभा के माध्यम से भजनों के शब्द हमारे विद्वान आज भी हैं, क्योंकि यदि हमने अभी इस पर ध्यान नहीं दिया तो आगे 10 साल के पश्चात यदि विचार किया तो आपके हाथ में कुछ रहने वाला नहीं है। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि भजनोपदेशक, उपदेशक और पुरोहित प्रशिक्षण, व्यवस्थित प्रशिक्षण देके, और इतना ही प्रशिक्षण को प्राप्त करेंगे तो उनके
सबके सामने आजीविका की जो एक समस्या है उन आजीविकाओं को भी उनको उपलब्ध कराएंगे, यथायोग्य उनको सम्मान मिलेगा, आर्थिक दृष्टि से किसी प्रकार से पीछे नहीं रहेंगे। इस प्रकार की एक योजना व्यवस्थित करने का भी एक बनाया गया है और इसमें प्रांतों की और समाजों की सभी की मतलब के सहयोग की आवश्यकता होगी। ये एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं, आप इसे उचित समझते हैं तो स्वीकृति प्रदान करें। नहीं वो तो करेंगे, एक मिनट ये अभी इस पर सबके आपके सबके विचार मांगे हैं। अभी मैं उस अंतिम एक बात ऐसी आ रही है, कुछ बात 3-4 पॉइंट विनय जी के पास लिखे हुए हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक आवश्यकता थी, ये बड़ी गंभीर एक बात, एक योजना है कि जितने भी संगठन हैं या जितने भी जो हमारे कार्य करने की प्रणाली शासकीय की हो, तो वो एक योजनाबद्ध तरीके से चलती है। बिना योजना के काम तो आज आर्य समाज में हो रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि हर आदमी अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार कार्य कर रहा है, तो उस कार्य में एकरूपता नहीं है, और एकरूपता नहीं है और पूरे संगठन में उसकी शक्ति प्राप्त नहीं हो पाएगी। अकेला रहकर वो कार्य कर रहा है। ये एक बात अलग है कि आर्यों में कुछ क्षमता है कि वो अकेले इतना काम कर लेते हैं कि कई लोग मिलकर भी दूसरे नहीं कर पाते, ये बहुत अच्छी बात है। किंतु इसी कार्य को एक व्यवस्थित रूप दिया जाए, संगठित रूप दिया जाए, और वो संगठित रूप कैसा दिया जाए कि इस प्रकार की योजना शब्द आजकल बदनाम हो गया, जैसे नेता बदनाम हो गया ना, ऐसे योजना बदनाम हो गया। लेकिन मैं क्षमा चाहते हुए कहता हूं, ये योजना केवल कागजी योजना नहीं, केवल लोगों को खुश करने के लिए नहीं, या केवल ये जो वर्तमान अपनी कार्यकारिणी है इसका मान बढ़ाने के दृष्टि से नहीं कहता हूं। ऐसे लोग आज भी हैं जिनके मन में ये दुख है कि जो हमें करना चाहिए था, उस ऋषि के मिशन को जो हमें बढ़ाना चाहिए था, जिस कारण से उस ऋषि ने बलिदान दिया, उसका ईमानदारी से हमने उस बलिदान को चुकाया नहीं, हमने उसके प्रति अपने आप को समर्पित नहीं किया। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं। तो ऐसे कुछ लोगों की एक समिति बन रही है, दिमाग लगा रहे हैं, जिनके मन में विचार है, मनसा वाचा कर्मणा जो आर्य जिनके जीवन में है, भाषण वीर की आवश्यकता नहीं है। ये देश और समाज का सत्यानाश भाषण वीरों ने किया, फोटो वीरों और भाषण वीरों। ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है समाज को। ऐसे लोग हैं जिनके मन में दुख है, तड़प है और कुछ वो अच्छी योजनाएं रखते हैं। ऐसे लोगों की एक समिति निर्मित शीघ्र हो रही है और उस समिति के माध्यम से आगामी 20 वर्ष की योजना आर्य समाज की बना रहे हैं। उसमें कई प्रकल्प प्रारंभ करेंगे और उन प्रकल्पों को अनेक प्रांतीय सभाओं के माध्यम से पूरा करने की या उस पर कार्य करने की जवाबदारी सौंपी जाएगी कि और जो योजना बनेगी उसमें ये निश्चित किया जाएगा कि इन 2 वर्षों में हमें ये करना है, इन 2 वर्षों में हमें ये करना है, इन 2 वर्षों में हमें ये करना है। इस प्रकार की एक सशक्त योजना बनेगी ताकि जो एक शिकायत है और सही शिकायत है कि जो छोटी से छोटी इकाई है, यदि उसको शीर्ष जो संस्था है उसका यदि सानिध्य और उसका मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होगा तो वो स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं बदल जाती है और अपने विचार से अपने दृष्टि से वो जब कार्य करते हैं तो उसमें विभिन्नता भी आ जाती है, विरोधाभास भी हो जाता, वो एक कमी दूर हो जाएगी। इसके लिए ऐसे महानुभावों का दिमाग पर नाम कुछ 10-15 लोग जो है बैठ कर तय कर रहे हैं कि ऐसे कौन लोग जो इस पर योजना बनाएंगे, तो उसके माध्यम से इस कार्य को करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। आज इस देश में आज भी आपके सहयोगियों की कमी नहीं है, लेकिन एक सही दिशा होना चाहिए। उदाहरण के लिए 1 वर्ष के लिए हमने महर्षि दयानंद सरस्वती निर्वाण वर्ष मनाने की योजना बनाई। उस योजना के बनते बनते आज आप देखो कॉमिक्स जो चल रही है, आज वो 5 लाख कॉमिक्स घर में पहुंच गई। 5 लाख, कभी कोई कल्पना कर सकता है कि 5 लाख में महर्षि दयानंद के उस चरित्र को पढ़ लिया जाएगा, 5 लाख बच्चे पढ़ लेंगे।
केवल बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उनके माता पिता भी पढ़ेंगे। और जब माता पिता पढ़ेंगे, चूंकि इसमें इना माता पिता उसको 2 बार पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो चरित्र ऋषि का पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उस पर प्रभाव होगा, ऋषि के चरित्र को समझेंगे। एक छोटी सी योजना थी, लेकिन एक साथ हमने लाखों लोगों तक वो पहुंचा दी। ये एक योजना का वो था। आज महर्षि के जन्म दिवस के निर्माण वर्ष के बारे में महाशय धर्मपाल जी का जो टीवी पे हम विज्ञापन देख रहे हैं, दुनिया के कितने राष्ट्रों में उस पर देखे जा रहे हैं। महर्षि दयानंद की पहचान किस प्रकार से एक योजना थी। हमारे प्रधान कैप्टन देवव्रत जी के दिमाग में बात आई कि पूरा वर्ष मनाना चाहिए, और परमात्मा की कृपा हुई, ऐसे सहयोगी मिलकर सबने योजना बनाई और हम निरंतर आवाज करते हुए इस बढ़ते हैं। कुछ प्रकार की योजना हमने इसलिए आपके समक्ष रखी है ताकि आप सबके इसमें समझेंगे और आप सबके महसूस करेंगे कि भाई हमारा जो लक्ष्य है हम उसे न छोड़ें। तो मैंने कुछ बातें आपके समक्ष रखी हैं, इन बातों को क्योंकि वहाँ पे रखना है, इसलिए मैं अपनी वाणी को नहीं विराम देता हूँ। मैं विनय जी भी इस पर 4 प्रस्ताव है, उन प्रस्तावों पर विनय जी अपने विचार व्यक्त करेंगे। जो साहित्य रचना हुई है उसकी संख्या भी हजारों में है, किंतु इसे यह सब साहित्य किसी एक स्थान पर उपलब्ध नहीं है जहाँ पर ये निश्चितता से कहा जा सके कि आर्य समाज से संबंधित किसी भी प्रकार की पुस्तक रेफरेंस के लिए, शोध के लिए यदि चाहिए तो वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। अतएव आज अत्यधिक आवश्यक होता जा रहा है कि ऐसे संदर्भ पुस्तकालय का निर्माण किया जाए जिसमें प्राचीन से प्राचीन पुस्तकों को सुरक्षित रखने के साथ साथ उनका सीडी तथा अन्य आधुनिक विधाओं में अंतरित करने का कार्य चलता रहे। अतएव सभा इस दिशा में कार्य करने के लिए योजना तैयार करेगी और एक क्रांति सभा को इसका कार्य सौंपेगी, ऐसा यहाँ पे प्रस्ताव है। और इसका मैं केवल एक उदाहरण आपको दे देता हूँ। जैसे सत्यार्थ प्रकाश में हमारा मानना कि हजारों ग्रंथों का समावेश है, जिन ग्रंथों का रेफरेंस सत्यार्थ प्रकाश में दिया गया वो ग्रंथ भी यदि आज हम सब मांग करें तो उपलब्ध नहीं हम करा सकेंगे। तो ये संदर्भ पुस्तकालय वैदिक रेफरेंस लाइब्रेरी के नाम से बड़ा बने और उसमें सभी वो पुस्तकें उपलब्ध हो। ये मूल रूप से मोटा तौर पे आपके समक्ष प्रस्ताव है। एक भारत में तथा एक भारत के बाहर अन्य स्थान पर लगा 2 रूप में, मतलब उसको एक जो भी पुस्तक खरीदी जाए बनाई जाए वो कम से कम 2 स्थानों पर सुरक्षित हो, चाहे वो मॉरिशस में हो सके चाहे वो अमेरिका में हो सके, एक भारत में और एक भारत के बाहर। ये एक प्रस्ताव है। हाँ जी, एक निवेदन किया था, थोड़ा मैं ध्यान आपका आकर्षित कर रहा हूँ। 1 मिनट जरा, पानी की प्यास तो लग रही है, 1 मिनट के लिए भाई जरा, कि ये जितने भी प्रकल्प होंगे अलग अलग प्रांतों के माध्यम से पूर्ण होंगे। और ये जो साहित्य संकलन का जो प्रकल्प है उसको दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा ने स्वेच्छा से करने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही चर्चा की बात हुई, 11 लाख रुपए का दान एक व्यक्ति ने 11 लाख रुपए का दान एक व्यक्ति ने इस हेतु देने का अपना प्रस्ताव पारित किया है। इसलिए यदि आप सब लोग स्वीकृति दें तो इस प्रकल्प को दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के माध्यम से प्रारंभ किया जा सके। प्रधान जी और मंत्री जी, एक गाड़ी है नंबर 1458, यदि आप में से किसी की हो, 1458 नंबर की गाड़ी है, यदि आप में से किसी महानुभाव की हो तो कृपया उसको थोड़ा सा साइड लगा लें, रास्ता जाम होगा। अगला प्रस्ताव है आधुनिक संदर्भों में आर्य समाज की प्रशासनिक कार्य प्रणाली को सुदृढ़ करने, जो रिकॉर्ड की बात भी अभी कुछ समय पहले आई थी, उसको सुदृढ़ करने तथा प्रत्येक प्रांत में, ये आज के समय में इसको सोचना और उसको क्रियान्वित में समय लगेगा इन चीजों में, लेकिन ये एक सोच है आज के समय की एक आधुनिक विधि का नया सॉफ्टवेयर आर्य समाज की कार्य प्रणाली के अनुसार डेवलप करना तथा सारी प्रांतीय सभाओं का काम उसमें हो, ऐसा प्रक्रिया चलाना। आगे आने वाले समय में आस्ता आस्ता सभी की वर्किंग एक ही सॉफ्टवेयर में होना आरंभ हो जाए, तब हमारा नेटवर्क पूरी दुनिया का एक साथ जुड़ने में और सूचनाओं के आदान प्रदान करने में, संपत्तियों की रक्षा करने में, देखरेख करने में, रिकॉर्ड मेंटेनिंग में आसानी होगी। एक ये संक्षेप में प्रस्ताव प्रारंभ में आज सुबह पारित किया गया था अंतरंग में रखने के लिए। यदि अंतरंग से स्वीकार करती है तो इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की जाएगी। ठीक है, महसूस की जा रही है कि इसका ना होना एक तो हमारा रिकॉर्ड खत्म समाप्त होता चला जाएगा और भविष्य में संपत्तियों को बचाने से संबंधित आदि अनेक तरह की चीजें एक जैसी आती है पलट करके, जो बिहार में घटना घटी ऐसी कर्नाटक में घटती, तो उनको उपलब्ध उनके
समाज के कानूनी मसलों का, मुकदमों का, उनके आदेशों का अभिलेखागार बनाने की योजना पे कार्य शुरू होने का प्रस्ताव यहाँ पे आज रखा जाता है, जिसको हम साधारण सभा में भी रखेंगे ताकि एक मैसेज पूरा स्प्रेड आउट देश भर में हो जाए। अगर ये उचित आपको लगता है, मैंने अपनी भूमिका रूप में आपको बता दिया, अगर है तो हाथ में खड़े करके इसमें वर्तमान की आवश्यकता भी है। वेद का प्रकाशन ऐसा कार्य जो हर पल चलते रहना चाहिए। वेद के नए संस्करणों का प्रकाशित करना तथा उनका वेबसाइट्स के माध्यम से दुनिया भर में पहुंचाना सभा का महत्वपूर्ण दायित्व है। सभा इस दिशा में गंभीर प्रयास करना चाहती है। दानी महानुभावों के माध्यम से दिशा में शीघ्र प्रयास करके कार्य आरंभ किया जाएगा, क्योंकि अभी तक इतने वेद हैं, वो लेटर प्रेस, जो पहले लेटर प्रेस छपती थी उसी के हैं। कंप्यूटर युग आए हुए 20 साल 25 साल हो चुके हैं, लेकिन नया वेद प्रकाशन नहीं हो सका। कोई संस्था करे, कोई कौन करे, लेकिन सार्वजनिक सभा का दायित्व है अंग्रेजी और हिंदी के अच्छे वेदों का प्रकाशन और आर्य जनता के लिए उसका सर्वाधिक उपलब्ध होना, सस्ते मूल्य में उपलब्ध होने का कार्य जो है सभा अपने हाथ में लेती है। एक दानी महानुभाव ने सभा का इस निमित्त बड़ा आश्वासन देकर के, हमें बहुत बड़ा आश्वासन देकर के कहा है कि आप इस कार्य को आरंभ करें, जितना भी धनराशि होगी मैं इसके लिए पूरी व्यवस्था करूंगा। तो इस आधार पे भी, लेकिन इसके बिना भी अगर वो ना भी हो तो भी इस प्रस्ताव को, उनकी भावना का हम यहाँ पर आज सम्मान करते हैं। नाम ना बताने के लिए उन्होंने उनकी अपनी भावना ये थी कि अगर 10 ट्रक भी कागज लगे प्रथम के प्रकाशन में तो 10 ट्रक कागज मैं दूंगा आपको, चाहे 25 लाख का हो चाहे 30 लाख का हो। तो ये कहने का है कि हम काम करने के लिए आज हम कुछ ऐसे प्रस्ताव पर करें जिन पे आगे चल करके काम आरंभ हो सके। सेवक की कोई कमी हमें नहीं आने वाली। ये प्रस्ताव है विश्व की समस्त आर्य समाजों का एवं सभाओं का संबद्ध होना। 1909 में जब सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई, मात्र 10 वर्षों में ही अनेक देशों में प्रतिनिधि सभाओं का निर्माण हो गया और उनकी सार्वजनिक सभा से संबद्धता हो गई और सार्वजनिक सभा के अधिवेशनों में उन लोगों का आना जाना था। 1950 के बाद ये गति समाप्त प्राय हो गई। 1950 के बाद कुछ उदाहरण मिलते हैं जब विदेशों के लोग यहाँ पर साधारण सभाओं में उपस्थित हुए। ऐसा लगने लगा कि सार्वजनिक सभा केवल भारत की सभा है। तो इस निमित्त जब ये शिकागो सम्मेलन, मॉरिशस सम्मेलन हुआ, उनमें ये विचार आए, सुझाव आए, प्रस्ताव आए। तो आज ये सार्वजनिक सभा की साधारण सभा के लिए पुनः प्रस्तुत है कि हम 2 वर्षों का एजेंडा बनाना चाहते हैं कि आगामी 2 वर्षों में, इस समय लगभग 17 देशों में पूर्ण संगठन कार्य कर रहा है समाज का, बाकी 26-27 देशों में कहीं ना कहीं छुटपुट है। तो उस रूप में उन प्रांतीय सभाओं को जो पहले से संबद्ध थी छूट गई और जहाँ पे नया निर्माण हुआ, चाहे एक आर्य समाज, क्योंकि संविधान में व्यवस्था जहाँ सभा ना हो, इस देश में जिस प्रांत में, वहाँ यदि एक आर्य समाज है तो वो भी सभा से संबद्ध किया जा सकता है। उसी रूप में ये प्रक्रिया चलाई जाए कि जितने देशों में अब प्रांतीय सभाएं हैं उन देशों का, और अगली 2 साल बाद होने वाली साधारण सभा जो हो, तो यहाँ कम से कम 10, 12, 15 देशों के प्रतिनिधि, चाहे एक ही हो, अपनी रिपोर्ट के साथ यहाँ पर बैठे हों। ऐसा प्रयास सभा का होना चाहिए, गंभीर प्रयास इस दिशा में। इसलिए इस शताब्दी के अवसर पर इन चीजों के ऊपर विचार किया जा रहा है, ये ऐतिहासिक अवसर हम सभी के लिए। तो ये प्रस्ताव रखा जाता है कि आगामी 2 वर्ष का एजेंडा, इस चीज के लिए हम 2 वर्ष विशेष रूप से इस चीज के लिए लगाएंगे। हमारे जिन महानुभावों का विदेशों में संबंध है वो इस दिशा के लिए अपना सहयोग और समय देने का वादा करें। हम अपने सभा को अपना समय लिखवाएं कि मैं इस कार्य के लिए अपना समय दान देंगे, तो उस रूप में प्रक्रिया पूरी हो सकती है। प्रस्ताव है, अगर स्वीकार है तो इसको हम बात करेंगे। विचार प्रस्तुत करेंगे। मान के योग्य अधिकारियों, अंतरिम सदस्य मंडल, अन्य सभी आर्य सज्जनों, 6 जुलाई को हमने जंतर मंतर रोड पर एक सम्मेलन किया, रंगोली का सम्मेलन। उसी समय एक नंदी स्वामी जी आए, उन्होंने प्रभावित होकर के शाम को विचार किया इस प्रकार से कोई नहीं होगी और प्रतिज्ञा की कि मैं 22 जुलाई से अवसर पर बैठूंगा। तो 22 जुलाई से वो अनशन पर बैठे हुए थे और आज 39 दिन हो गए। बिना बलिदान के कोई चीज होती नहीं, कि बलिदान भी कुछ अनशन में बैठे हैं। 39 दिन हो गए आज, और कोई शुद्ध बुद्ध ना ले
11 तारीख से हमने धरना आरम्भ किया था और 24 को फिर हमने ज्ञापन दिया। 27 को सर्वभा पंचायत हुई और विचार किया कि प्रधानमंत्री महोदय को उत्तर दें। उनकी प्रतिज्ञा है कि जब तक प्रधानमंत्री मुझे ये आश्वासन नहीं दे देंगे कि मैं वो हत्या बंद का बिल संसद में रखूंगा, वो भोजन करूंगा। तो देखिए कितने दिन हो गए और उन्होंने भोजन किया नहीं है, तो बलिदानी भी आगे आ रहे हैं और उनका कोई सम्मान ना हो। कल विचार ये है कि कल जैसे सम्मेलन समाप्त हो जाएगा, हरियाणा के लोग आ रहे हैं, 2 सालों में आ रहे हैं। हम चंदी राम का अखाड़ा है, उसके बाद रोड को जाम करेंगे और जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक नहीं। तो इस प्रकार का कार्य होगा तब बात नहीं। इसी प्रकार से 2 सालों को 15 रुपये प्रति गाय प्रतिदिन हाई कोर्ट ने स्वीकार कर दिया है। हरियाणा सरकार ने उसके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया, वहाँ खारिज हो गया, परंतु सरकार दे नहीं रही है। तो विचार ये है कि उसके बाद सभी गायों को सड़क पर ले आएंगे हम और लेके रहेंगे। इस प्रकार से कोई योजना ही देंगी। तो ये कल का वो है कि कल हम ऐसा करें। और समलैंगिकता जो कि बहुत बड़ा विशाप है देश के लिए, यदि हमने उसके संबंध में कोई विचार नहीं किया तो आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी हमें धिक्कारेगी। और सबसे बड़ा विकल्प है ये करना चाहिए, नहीं तो ये स्वीकार हो जाएगा, ये भयंकर पाप आ जाएगा। ऐसा कल भी हमें कोई ऐसा योजना बनानी चाहिए कि हम कहें हम ऐसा करेंगे। इसी प्रकार से ये मथुरा का जो सम्मेलन है वहाँ भी और क्या योजना बन सकती है वो भी देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है समलैंगिकता। और इसमें हमने ऐसे विचार किया कि चलो कोई बात नहीं, हरियाणा में पूरे जोर हम काम कर रहे हैं। बच्चे जिले में हमने ये टुकड़े भूखे हैं जो निकम्मे आदमी, और उसके संबंध में खाकों में भी पूरा शोर है और ये नहीं करेंगे। जब ये हो गए बच्चा मर जाए तो समलैंगिकता नहीं आने पाए तब तो बात बनेगी, नहीं तो बहुत बड़ा पाप ये हो जाए। और तीसरा ये है कि रामपाल फिर शुरू खाने पड़ा है, शुरू खाने लगे हैं और उसने वादा की है जैसे कि सोनू को मारा था, इसी प्रकार से 24 तारीख को भी उन्होंने आए मेरे को पीटा है। यहाँ नहीं पहले पीटा गया फिर जो है वो। तो इस प्रकार से मुकदमों में ये कहा प्रत्येक कांड में मुकदमा हो, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। रामपाल स्वामी दयानंद जी को ऐसे शब्द कहता है स्वामीनाथ जी महाराज के गुरु अंधे और अंधे होने के कारण जब मूर्ख थे तो शिष्य भी महामूर्ख हो चुका है। ऐसे शब्द और एक पुस्तकें लिखी हैं, सच्चार विकास का पोस्टमार्टम और कड़वा सच। यहाँ तक लिख दिया सच्चार विकास जैसे कि एक कनस्तर हो और घी के नाम से ले जा रहा हो कोई और एक बोला जाए तो उसके अंदर नींद मिले, इसी प्रकार सच्चार विकास के नाम से नींद में रखी थी। ऐसी ऐसी चीज़ें वो पता नहीं क्या क्या उपवास रखी, लेकिन ये सब यदि हम करेंगे शादी का काम है, इसको भी यत्न करेंगे तो ये काम हो जाएगा। सभी काम को जिसको बता देंगे वो हमारे ऊपर मुकदमे भी डाल रहे हैं, मानहानि केस भी डाल रहे हैं, वही जो है मुकदमा काम कर रहा है, हमारी मुकदमे डाल रहा है। इस प्रकार से एक। और तीसरा ये है कि विवाह संस्कार बहुत सिखाई जाती है कि लड़का लड़की भाग जाते हैं और आर्य समाजों में वो उन निगमों के विवाह संस्कार के लिए जाते हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो
जो भी समाज में ऐसी उनकी निंदा की जाए, यहाँ जैसे उनके पास को पता लग जाए तो रोज किया जाए, ऐसा करने नहीं दिया जाए। और तीसरा ये है कि एक रूप का नहीं है, जैसे इस यज्ञ में कोई ओम बोलता है मंत्रों के आगे, कोई नहीं बोलता है। इस प्रकार से अनेक लोग हैं तो इस प्रकार के विद्वान बैठे और ये रूप का लाएँ। तो ये कुछ मैंने सुझाव रखते हैं, इनको कोई विचार करें, सब बहुत अब जिन लोगों को जाना है और जो वहाँ के व्यवस्था है उसके संबंध में संक्षेप में भाई राज सिंह जी आपको संबोधित करेंगे। भाई राज सिंह जी। सादेशी सभा के सभी अधिकारीगण एवं पूरे भारत से आए हुए आर्य प्रतिनिधि बंधुओं, भजनोपदेशक, कार्यकर्ता सभी के लिए मैं एक बात आचार्य जी की बात को जोड़ना चाहूँगा बीच में। इस पर विचार करें, जो रामपाल वाली बात है शायद सबको क्लियर नहीं है क्या है, तो ये सबको क्लियर नहीं है ना, सारे प्रांतों को अच्छी तरह से क्लियर नहीं है। रामपाल नाम का एक व्यक्ति है जो कबीर पंथी है, कबीर पंथ का प्रचार करता है, खुद अनपढ़ है, भाषा का भी सुनोगे तो शब्दों का उच्चारण करना भी नहीं आता, संस्कृत तो कोसों दूर की बात है, और वो गुरु बना हुआ है और वो टीवी के ऊपर अपने प्रचार करने के लिए सबसे अधिक पता नहीं उसको क्या हुआ है, वो आर्य समाज का ही सीधा विरोध करने के लिए हमारे सत्यार्थ प्रकाश को लेकर के और हमारे जो सार्वदेशिक वेदों को दिखाता है टीवी के ऊपर। देखो ये सार्वदेशिक सभा द्वारा छपा हुआ वेद है और इसके अंदर जो बता रहा है क्या, इतनी मूर्खता की बात है, सपरिगामाय आदि को लेकर के उसमें कबीर मनीषी, तो कहता है यहाँ पे दिया है कबीर, जो कबीर है वो परमात्मा है, या कबीर मनीषी को कबीर कह रहा है। और ये बता रहा है कि देखो वेद में भी कबीर का नाम है और कबीर ही परमात्मा है, बाकी तो सब अधूरे परमात्मा है। और उसके बाद में ये मैंने छोटा सा उदाहरण दिया है। इसके अलावा स्वामी दयानंद के एक बात को कह के, स्वामी दयानंद को संस्कृत नहीं आती, वो अनपढ़ है, उपढ़ है और अब शब्दों का प्रयोग करता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस लड़ाई को लड़ा स्वामी अपने आचार्य बलदेव जी ने, क्योंकि वहां पर उनका एक आश्रम था, उस आश्रम पे हमला हुआ, उसके अंदर से इतना अश्लील चीजें मिली गवर्नमेंट को और वहां पर लड़कियों के शील हरण होते थे और सब कुछ हुआ। वो पकड़ा भी गया, बंद भी किया गया जो गुरु भगवान बना हुआ था, लेकिन उसको बाद में भी छोड़ दिया है, वो दोबारा से उसी काम को कर रहा है। मेरी कहने का मतलब ये है, अभी जो बता रहे थे अपने प्रकाश जी कि एक वो जो सच्चा सौदा वाला है उसने गुरु गोविंद सिंह की खाली वेशभूषा पहन करके और प्रसाद बांटा लोगों को, जैसे गुरु गोविंद सिंह ने अमृत छकाया था, उसने कहा कुछ नहीं गुरु गोविंद सिंह के बारे में। तो इस बात के ऊपर सिख समुदाय ने सारे भारत में आंदोलन करके उसकी एकदम खाट खड़ी कर दी, जीना हराम कर दिया उसका, और उसको माफी तक मांगनी पड़ी। ध्यान देना कि केवल मात्र इतना था, वो व्यक्ति सत्यार्थ प्रकाश को, वेदों को, औरों को दयानंद का नाम लेके बोला है और सारी देश की सभाएं कुछ नहीं कर रही। तो आचार्य जी का कहना यह है, उनकी जो सरल भाषा में उन्होंने कहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको हम उनके वेबसाइट बता देते हैं जहाँ पर वो बोलता है, उसको देखो और प्रत्येक प्रतिनिधि सभा उसके ऊपर अपनी प्रांतीय सभा में मुकदमा करें, जिससे उसको वहां आना पड़े मुकदमे में। हाँ है ना, उसकी वेबसाइट में भी है, सब कुछ है। तो आप वो देख करके कृपा करके